साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या और इसके लिए कानून में जो है प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं। ये हमें खोल के पढ़ना भी होगा, समझना भी होगा, तभी हम कंसेप्चुअली क्लियर हो पाएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज से, फिर जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और फिर पढ़ेंगे कुछ केस स्टडीज़ जहाँ पर हम बेहतर एग्जाम्पल से चीज़ों को इजी कर पाएंगे। और इसके अलावा आज हम समझने वाले हैं पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो। तो आज के अध्याय में हम सेक्शन 3 और सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पढ़ेंगे। तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, फॉर द लिटिगेंट एंड फॉर द यंग लॉयर जिनको भविष्य में PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पैरवी करनी है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि मैंने आपसे भी कहा था कि हमें सबसे पहले समझना है बेसिक डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेक्शन 2 सब क्लॉज P जो है डिफाइन करता है मनी लॉन्ड्रिंग को। ये सिंपल सी बात कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स द मनी लॉन्ड्रिंग विच हैज़ द मीनिंग असाइन टू इट एज पर सेक्शन 3 ऑफ द PMLA एक्ट, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को मीनिंग जो है असाइन किया गया है सेक्शन 3 में, वही मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। क्लियर है। अब साथियों सेक्शन 3 क्या बोलता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसको हम बहुत ही धीरे धीरे एक एक शब्द को समझते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत किससे हो रही है? हूसोएवर। तो इसका मतलब जो कोई भी, चाहे वो ज्यूरिस्टिक पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, मींस इंडिविजुअल, कंपनी और HUF और फॉर्म। तो इसलिए हम जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको हमको एक वाइडर कॉन्सेप्ट में जो है देखना हो। या तो मैं इन्वॉल्व डायरेक्टली हूँ या इन्वॉल्व इनडायरेक्टली हूँ, बट इन्वॉल्वमेंट दिखाई देना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ जो दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ना, ये इंडिकेटिव है कि द मैटर में बी बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और मे बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस। तो जो कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है जी, अटेम्प्ट करेगा टू इंडल्ज, पहले बात तो ये आ गई इसमें, अटेम्प्ट टू इंडल्ज। और दूसरा है नोइंगली असिस्ट, दूसरा इसका पार्टी क्या गया। और तीसरा है नोइंगली इज अ पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम एंड प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, वो गिल्टी होगा ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो हम सेक्शन 3 को देखते हैं तो हमें बेसिकली कुछ अवयव जो है देखने को मिलते हैं। पहला अवयव है कि जो कोई भी, हूसोएवर। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट में बी इनडायरेक्ट और मे बी डायरेक्ट। और तीसरी बात है कि इन्वॉल्वमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अटेम्प्ट और इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट मीन्स कमीशन, अटेम्प्ट टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी। ये तीनों बातें जो है हमको समझनी पड़ेगी। और एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और एनी एक्टिविटी कंसर्न और कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम एंड प्रोजेक्टिंग द सेम एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, वो व्यक्ति जो है गिल्टी होगा ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट जो है आए थे वर्ष 2013 में बाय द वे ऑफ PML अमेंडमेंट एक्ट 2012 के जरिए, जो कि इनफोर्स है 3/1/2013 से। उसने डेफिनेशन को जो है वाइडर कर दिया। अब डेफिनेशन क्या है? हूसोएवर। क्लियर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें चेंज नहीं है। अटेम्प्ट टू इंडल्ज बिल्कुल सेम है जो पहले था और जो अब है। और नोइंगली असिस्ट बिल्कुल सेम है। नोइंगली इज अ पार्टी, ये भी बिल्कुल सेम है। और इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस, ये भी बिल्कुल जो है सेम है। और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द, अब यहाँ पर चेंजेस हुआ है। पहले वर्ड क्या था? प्रोसीड ऑफ द क्राइम। अब क्या हो गया वर्ड? प्रोसीड ऑफ द क्राइम इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? इट्स कंसीलमेंट। नंबर 2 पोजेशन, नंबर 3 एक्वाजिशन, नंबर 4 यूज़ एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, कि वो बिल्कुल साफ सुथरी प्रॉपर्टी का आउटकम है, ऐसा प्रोजेक्ट करते हुए अपना क्लेम जो है रखा जा रहा है और बाद में मालूम पड़ता है कि प्रॉपर्टी जो है वो टेंटेड है और आउटकम है ऑफ द प्रोसीड ऑफ द क्राइम का। तो इस सिनेरियो में जो कंसर्न पर्सन है वो गिल्टी होगा ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। साथियों इस चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के मार्फत से। ए ने जो है एक्सटॉर्शन किया और एक्सटॉर्शन अपने आप में ही एक शेड्यूल ऑफेंस है और इससे इसको मिले 2 करोड़ रुपये। ये है प्रोसीड ऑफ द क्राइम। इसने पैसा बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया।
इन सबको इस बात की जानकारी है कि जो कुछ भी ये आगे प्रोसेस कर रहे हैं ये प्रोसीड ऑफ द क्राइम है और आउटकम है फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि एक स्टूडेंट ऑफेंस है अंडर द PML एक्ट। तो इस सिनेरियो में ये सब गिल्टी होंगे ही होंगे। पर अगर F व्यक्ति जिसको ये पैसा दिया गया उस बात को ये जानता है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है और इसने जिस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया उसको ये क्लेम करता है एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, जबकि वास्तव में ये प्रोसीड ऑफ द क्राइम का आउटकम है, तो इस सिनेरियो में जो कंसर्न पर्सन F है ये भी जिम्मेदार होगा एज पर द लॉ। तो कुल मिला के हमने डेफिनेशन को समझा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। इसको वापस से हम एक बार वापस सिंपल करते हैं बाय द वे ऑफ एलिमेंट। तो मेरे साथ साथ रिविजन कीजिए। पहला वर्ड तो है हु सो एवर। इसमें पर्सन को जो है इन्वॉल्व किया गया है। पर्सन में भी इंडिविजुअल, में भी आर्टिफिशियल और में भी जुरिस्टिक। क्लियर है? वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, जिसके लिए आपको पर्सन की डेफिनेशन जो है जाके पढ़नी पड़ेगी एक्ट में, और इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी जो है तैयार कर रखा है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मीन्स इस क्राइम की एविडेंस डायरेक्ट भी हो सकती है और सर्कमस्टेंशियल भी हो सकती है। ये वैसी स्थिति है जैसे PC8 में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट एक लॉ बनाया है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ NCT का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि करप्शन के मामलों में कोई एविडेंस जो है वो डायरेक्ट हो। अगर एविडेंस इनडायरेक्ट है, सस्टेनेबल है, अनरिब्यूटेड है, इट में बी ए बेसिस फॉर द कन्विक्शन। दूसरी बात है कि अटेम्प्ट टू इंडल्ज, ये आप नोट कर लीजिए, अटेम्प्ट टू इंडल्ज। दूसरी बात है नोइंगली असिस्ट, और तीसरा है नोइंगली एज अ पार्टी, और एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम, और जो उसका आउटकम है उसको प्रोजेक्ट करता है एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। वो कंसर्न व्यक्ति या जो कंसर्न पर्सन्स हैं वो जिम्मेदार होंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये हमने एक सिंपल बात जो है समझ ली। अब यहाँ पर एक बात हमें और समझनी है, जो इसमें स्पष्टीकरण जो है दिया गया है, और स्पष्टीकरण को जो है जोड़ा गया 2019 में बाय द वर्च्यू ऑफ फाइनेंस एक्ट। और ये फाइनेंस एक्ट का जो अमेंडमेंट था ये फोर्स में आया 1/8/2019 को। अब ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, इसको भी जो है हमको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ये कहता है कि फॉर रिमूवल ऑफ द डाउट, कि डाउट्स को या कोई भी समस्या है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ क्लेरिफाई किया जाना आवश्यक है। अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का गिल्टी होगा यदि वह व्यक्ति, इफ सच पर्सन इज फाउंड टू हैव डायरेक्टली, जो कोई ने भी कहा कि वो व्यक्ति मिलता है इन्वॉल्व डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या क्या स्थिति है? अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली असिस्ट, knowingly is a party or actually involved in one or more process or activity connected with the pursuit of crime, तो इस सिनेरियो में वो व्यक्ति जो है वो गिल्टी होगा। और इसके अलावा यहाँ पर कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्वाइजिशन, यूज़, प्रोजेक्टिंग द सेट प्रॉपर्टी, जो कि आउटकम है प्रोसीड ऑफ क्राइम का, उसको क्लेम करना एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, या उस कंसर्न प्रॉपर्टी को ये जानते हुए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको क्लेम करना अनटेंटेड प्रॉपर्टी, उस सिनेरियो में वो कंसर्न व्यक्ति जो है वो गिल्टी होगा। तो कुल मिला के हम एक सार गर्भित बात ये कर सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूशन को कई एलिमेंट्स जो है साबित करने होंगे। पहली बात तो द पर्सन इज इन्वॉल्व, नंबर 2 इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, नंबर 3 इन्वॉल्वमेंट होते हुए उसने अटेम्प्ट किया है टू इंडल्ज, या उसने नोइंगली असिस्ट किया है, या नोइंगली वो पार्टी है किसी ऐसे प्रोसेस में या किसी ऐसी एक्टिविटी में जो कि कंसर्न है विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्वाइजेशन और यूज़ है, और इसके अलावा प्रोजेक्टिंग एंड क्लेमिंग है एनी प्रॉपर्टी जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का आउटकम है एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो उस सिनेरियो में कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा, अन्यथा जिम्मेदार नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या लिखी गई है, द प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम इज़ अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी, कि ये जो एक्टिविटी है ये एक कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। और ये कंटिन्यू रहती है टिल सच टाइम, ये उस टाइम तक कंटिन्यू रहती है अ पर्सन is directly or indirectly enjoying the proceed of crime by its concealment or possession or acquisition or use or project it as untainted property or claiming it as untainted property in any manner whatsoever। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है टिल द टाइम जब वो व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस प्रोसीड ऑफ क्राइम को एंजॉय करता है, जिसके पैटर्न्स क्या है, कंसीलमेंट, दूसरा है पोजेशन, तीसरा है एक्वाइजेशन, और चौथा है यूज़, और पांचवा है प्रोजेक्टिंग इट, और छठा है क्लेमिंग इट टू बी द अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो इस सिनेरियो में व्यक्ति जो है गिल्टी होगा, अदरवाइज जो है वो गिल्टी नहीं होगा। तो कुल मिला के आज के अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण कंक्लूजन ये निकाल पा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर सेक्शन 3 में कार्रवाई करनी है तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा द पर्सन कंसर्न इज फाउंड
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज, दूसरा है नोइंगली असिस्ट, तीसरा है नोइंगली एज अ पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व इन वन और मोर देन वन प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम, जिसका हम वापस से रिपीट करेंगे। कंसीलमेंट, दूसरा है पोजेशन, तीसरा है यूज़, चौथा है प्रोजेक्टिंग और पांचवा है क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो साथियों, आज के अध्याय में हमने काफ़ी बात सीखी है सेक्शन 3 के बारे में, और इसमें अमेंडमेंट कब कब हुए, क्या क्या ऐड हुआ अमेंडमेंट से, ये भी हमने सीखा है। तो साथियों, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लिटिगेंट्स के लिए। तो कुल मिला के मैंने आज के अध्याय से सेक्शन 3 PML एक्ट के प्रोटोकॉल्स किए हैं, ये आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही सब्जेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने पूरे के पूरे एक्ट पर ये वीडियो सीरीज़ जो है तैयार की है, इसको ज़रूर जो है आप देखें और अपनी नॉलेज को जो है इनहेंस करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।